बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ हेमाटोक्रिट लेवल इन द गिवन सैंपल ऑफ ब्लड बाय विंट्रोप मेथड। अच्छा, बेसिकली हेमाटोक्रिट की अगर हम बाद में बात करते हैं तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, ब्लड की सेपरेशन के लिए हम मल्टीपल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास वेस्टरग्रेन मेथड भी है, विंट्रोप मेथड भी है और उसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे जो जो बेसिकली हम हेमाटोक्रिट लेवल्स मालूम कर रहे हैं। हेमाटोक्रिट लेवल का मतलब क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी आपके आरबीसीज को इस तरह से सेटल डाउन किया जाए कि वो एक दूसरे के साथ इतने पैक हो जाएं कि उनके दरमियान में जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा स्क्वीज होकर बाहर आ जाए, खाली जो सेल्स हैं वो रह जाएं। हम क्या ये देखना चाहेंगे कि हमारे जो 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 ब्लड है, जो फुल ब्लड था, उसमें से जब हमने सेपरेशन की तो उसके नतीजे में हमारे पास कितना परसेंट जो है वो पैक्ड सेल्स आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो पैक्ड सेल्स आप निकाल रहे होते हैं, इससे आपको बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है। पैक्ड सेल्स अगर अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि जी आपके आरबीसीज की जो अमाउंट है वो नॉर्मल है ब्लड के अंदर जितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर पैक्ड सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है कि आरबीसीज की तादाद कम है। और आप आरबीसीज की तादाद कम है तो उसको हम किस चीज से डायग्नोज करते हैं? एनीमिया से डायग्नोज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो पैक्ड सेल्स होते हैं वो ज्यादा आ रहे होते हैं, और उस ज्यादा पैक्ड सेल आने के नतीजे में हम ये डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया, यानी आरबीसी ज्यादा है, फ्लूइड लेवल कम है, जिसके नतीजे में उसको पॉलीसाइथीमिया हो रहा है। कभी कभी हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुई होती है, और उस डिहाइड्रेशन के नतीजे में क्या होता है कि जो 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 फ्लूइड कंटेंट है ब्लड का वो कम हो जाता है, और उसके नतीजे में जो है आपको आरबीसी की तादाद ज्यादा लग रही होती है। तो वो फिर आपको वो भी चीजें जो है वो पैक्ड सेल से मालूम हो जाती है। अगेन आपको क्लिनिकल कोरिलेशन करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्लिनिकली कोरिलेट नहीं करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कि पेशेंट के साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उनके साथ अगर आप कोरिलेट नहीं करेंगे तो कभी भी खाली जो लैब की जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो खाली मतलब कंफर्म नहीं बता रहे होते। पहले जो एक तरीका हुआ करता था कि पेशेंट्स जो हैं पेशेंट्स जो हैं उनका आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह इंडिविजुअली किया जा रहा होता था, तो पैक्ड सेल अलग से किया जा रहा होता था। आजकल जो ऑटोमेटेड हीमोसाइटोमीटर्स आ गए हैं उनका एक फायदा ये हुआ है कि आपके जितने भी जो ब्लड के जो सेल्स हैं वो या जितने भी जो सेल्स के पैरामीटर्स हैं, आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, उनके सेपरेशंस और उनके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो सब एक ही वक्त में कुछ माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड अगर आप मतलब उस मशीन के अंदर डालते हैं तो ये तमाम की तमाम जो 12-15 टेस्ट हैं वो सारे एक साथ हो जाते हैं। हम एक जमाने में चूंकि ये सारी इंडिविजुअल हुआ करते थे तो हम वो इंडिविजुअल मेथड करें ताकि हम इंडिविजुअली तमाम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकें, देख सकें। अब ये जो मेथड है जिसके तहत हम विंट्रोज मेथड जो है जिसके साथ हेमाटोक्रिट फाइंड आउट करते हैं, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली ये देखें, एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं 0 से लेके 1 तक। दिस इज नोन एज द विंट्रोप ट्यूब। ठीक है जी। इसके अंदर आप जो 0 का मार्क होता है या जो 10 ml तक का जो मार्क होता है, इस यहाँ तक आप जो है वो ब्लड को फिल आउट कर देते हैं। ब्लड को फिल किससे करते हैं? पास्चर पिपेट से करते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत ही बारीक सी ट्यूब होती है, और इसके अंदर जो फिलिंग है उसमें मेक श्योर करना ये जरूरी होता है कि कोई एयर बबल ना आ जाए, क्योंकि अगर एयर बबल आ गया तो फिर आपकी जो रीडिंग्स हैं वो फॉल्स रीडिंग्स आने के खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो जो ब्लड है वो जो रखा जाता है एंटीकोगुलेटेड ब्लड। प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज सो दैट ब्लड इज सेपरेटेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स व्हिच आर रेड लेयर, बफी लेयर जो कि बीच के अंदर आ रही है, एंड देन द लास्ट वन इज प्लाज्मा। ठीक है जी। तो ये 3 लेयर सेपरेशन जो है, 3 लेयर सेपरेशन जो है, ये बेसिकली प्रिंसिपल है इस टेस्ट का, कि उससे आपको जो पता चल रहा है कि अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है, बफी लेयर बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज, और यहाँ पे हम जो पैक्ड सेल जो कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम आरबीसीज को इतना स्क्वीज करके एक दूसरे के साथ पैक करके देखना चाह रहे हैं कि उसमें से डब्ल्यूबीसीज भी हमने सेपरेट आउट कर दिए हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो वॉल्यूम आ रहा है वो स्पेसिफिकली आरबीसीज के लिए ही है। हेमाटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द आरबी रेड सेल कॉलम to that of the
होल ब्लड प्रेजेंट, यानी से फॉर एग्जांपल आपने 10 के मार्क तक जो है आपने पूरा होल ब्लड भरा था, और उसके बाद आपके जो बेसिकली जो रेड कॉलम कहाँ पे आके एंड हो रहा है वहां तक के जो जो रेशो बन रहा होता है बेसिकली वो परसेंटेज निकाल ली जाती है, और वो परसेंटेज बेसिकली जो होती है वो आपका पैक्सेल वॉल्यूम होता है। अडल्ट मेल्स के अंदर 40 to 50% नॉर्मल रेंज होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर जो है जो नॉर्मल रेंज है वो 37 to 47% है। और थोड़ा सा क्योंकि आरबीसी काउंट कम होता है, जो कि आपको पता है कि नॉर्मल आरबीसी रेंज जो है वो मेल टू फीमेल जो है वो वैरी करती है, तो उसी के हिसाब से आपका जो हेमाटोक्रिट लेवल है वो भी वैरी करेगा। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज ये कि जैसे मैंने आपको विंट्रोप ट्यूब का बता दिया, ग्रेजुएशंस बता दी। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर आपने ब्लड को एंटीकोगुलेट करना है, यानी आपके पास ईडीटीए है, वो एक मखसूस क्वांटिटी में मौजूद होना चाहिए, वो आप ईडीटीए डालेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर उसके अंदर आप ब्लड ले लेंगे, 1 ml के करीब ब्लड लेना जरूरी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसमें मिक्सिंग कर सकें। उसके बाद फिर जब आप ब्लड ले लेंगे तो फिर क्या करना है आपने, उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करना है ब्लड को, बैलेंसिंग करके। दो मेथड्स हैं, या तो आप 30 मिनट्स के लिए 3000 राउंड्स पर मिनट के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, या फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए अगर आप करना चाहें तो 10,000 राउंड्स पर मिनट के ऊपर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये दोनों मैकेनिज्म्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन यू गॉट। तो इस तरह से ये मेथड करते हैं। कैसे होगा अभी मैं आपको दिखा दूंगी। बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है वो भी देख लेते हैं अभी। उसके बाद विंट्रोप ट्यूब को आप सेपरेट आउट करेंगे और आप चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फौरन जो है विद इन 1 आवर रीडिंग ले लें, उसके बाद क्योंकि आरबीसीज की लाइसिस शुरू हो जाती है। डुप्लीकेट टेस्ट करने जरूरी हैं, यानी एक मरतबा के टेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, कम से कम 2 टेस्ट या फिर 3 टेस्ट आप एक ही पेशेंट के करेंगे, और फिर उनका एवरेज निकाल के जो है आप जो एवरेज वैल्यू है बेसिकली वो आपका जो हेमाटोक्रिट वैल्यू है वो होती है। ब्लड अगर हीमोलाइज हो गया है तो आपका हेमाटोक्रिट जो है वो एबनॉर्मल आ सकता है। रूम टेम्परेचर पे सैंपल को होना चाहिए, अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं है तो आपका टेस्ट रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही या आपने प्रॉपर जो वाइब्रेशंस हैं वो नहीं दी हैं तो प्रॉपर आरबीसी की पैकिंग नहीं होगी, और जब आरबीसी की प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है वो ना होने के नतीजे में आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आरबीसीज के दरमियान में प्लाज्मा ट्रैप हो जाएगा, और जब आरबीसीज के दरमियान में प्लाज्मा ट्रैप हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपको फॉल्स रिजल्ट देगा, जो कि अगर पेशेंट को हो सकता है कि वो नॉर्मल रेंज में हो, लेकिन चूंकि प्लाज्मा पैक हुआ हुआ तो उसकी वजह से वो 50% की रेंज से आगे चला जाएगा, तो आप उसको पॉलीसाइथीमिया डायग्नोज कर लेंगे, और फिर वो ऑब्वियसली वो आपके लिए जो है फॉल्स डायग्नोसिस होगी। एंटीकोगुलेंट रेशियो जो है वो लाजमी जो 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 रेशियो है उसके मुताबिक होना चाहिए, यानी आपका जो 1 ml ब्लड होता है उसके अंदर आपका 0.1 ml जो है ईडीटीए डल रहा होता है, ठीक है जी। अगर उससे ज्यादा डालेंगे वो आरबीसीज को श्रिंक कर देगा, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। बफी कोट को आमतौर पर लोग सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, जब बफी कोट सेपरेट आउट नहीं होती है तो वो कैलकुलेशन में एड अप कर दी जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो रही होती है तो वो रेड जो लेयर होती है उससे मिलती जुलती लगती है, तो अगर आपने उसको भी ऐड कर दिया अगेन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। जो सेंट्रीफ्यूगेशन खत्म होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपने रिजल्ट को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आपने छोड़ा तो आपके रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। ऑटोमेटेड और जो मैनुअल रिजल्ट्स हैं उसमें 1 to 2% का फर्क आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट्स को रिपीट करने की जरूरत है। ऑटोमेटेड में मैंने जैसे आपको बताया कि ऑटोमेटेड जो हीमोसाइटोमीटर होता है बेसिकली वो सारे के सारे जो 8 से 12 टेस्ट होते हैं वो एक साथ करके दे देता है, उसमें आपको ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती है, टेस्ट रिजल्ट एक साथ ही आ जाते हैं। तो उसके मुकाबले में जो आपका जो मैनुअल है उसमें कोई ना कोई हैंडलिंग एरर, कोई भी टाइमिंग का प्रॉब्लम कुछ भी आ सकता है, जिसके नतीजे में आपकी जो रीडिंग है वो आगे पीछे हो सकती है, और अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो है वो खराब हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर जो मेथड है उसकी मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों पिक्स लगाई हुई है, विंट्रोप ट्यूब की भी लगाई हुई है और साथ में आपकी जो पिपेट है उसकी भी लगाई हुई है।
लो हीमोटोक्रेट अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई हेमरेज हुई है, ब्लीडिंग के नतीजे में हो रहा है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में जैसे कि मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि अगर रीनल फेलियर होगा तो एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से रिलीज होता है वो नहीं रिलीज होगा। अगर एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी काउंट डिक्रीज होगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एनीमिया is a very important secondary complication to kidney diseases। तो ये बहुत अच्छा, अब वो किडनी डिजीज किसी भी वजह से हो, प्राइमरी किडनी डिजीज हो या सेकेंडरी किडनी डिजीज हो, यानी इट मे बी सेकेंडरी टू हाई ब्लड प्रेशर, इट मे बी सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस, या इट मे बी सेकेंडरी टू डायबिटीज मेलाइटिस, वट एवर द कॉज इज, बेसिकली उस कॉज को रिमूव करके अगर किडनी फेलियर को अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज नहीं हो पाएगी, एंड दैट वुड बी अ हैजर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द पर्सन। ठीक है जी। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी के नतीजे में भी आपके पास जो है हेमाटोक्रिट डिक्रीज आ रहा होता है, क्योंकि आरबीसी जो है वो मतलब मेगालोब्लास्ट बन रहे होते हैं, वो मेगालोब्लास्ट आरबीसी जो है वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके पास जो 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 नॉर्मल आरबीसी का काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसके नतीजे में आपको पीसीबी आपको डिक्रीज मिलेगा। किसी भी वजह से अगर हिमोलिसिस हो गई है, कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है, मलेरिया हो गया, वो वट जिसके नतीजे में इंटरनली हिमोलिसिस हो रही है, उस हिमोलिसिस के नतीजे में आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, पैक्सेल वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, अगर तो वो बोन मैरो सेल्स के अगेंस्ट ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ऑब्वियसली दैट विल अल्टीमेटली लीड टू फेलियर ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसीज। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारी जो एंटी कैंसर एजेंट्स हो गए या एंटीबायोटिक्स हो गए, लाइक जेंटामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड जो क्लास है जेंटा एंटीबायोटिक्स की, बेसिकली वो बोन मैरो डिप्रेशन करा रहा होता है। तो वो भी एक बहुत मेजर रीजन हो सकता है कि अगर बहुत रिसेंटली आपको एक चीज पता चली है और फॉरेन से एनीमिया डेवलप हुआ है और आपके टेस्ट आए हैं और आपके पास हिस्ट्री है लास्ट 15-10 डेज की, जिसमें आपने जो है इस तरह की कोई अमाइनोग्लाइकोसाइड या एंटीबायोटिक्स ली हैं, तो पैक सेल वॉल्यूम अगर डिक्रीज आ रहा है तो दैट कैन बी, अगर कोई और ऑब्वियस कॉज नजर नहीं आ रहा है तो दैट कैन बी द रीजन, that antibiotic injection could be the reason of decreased पैक सेल वॉल्यूम। हाई पीसीवी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न्स, इन तरह के केसेस में, या पेशेंट को एक्सेसिव डायूरेटिक्स दिए जा रहे हैं, इन तमाम कंडीशन में पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है। जब डिहाइड्रेशन होगी तो उसके नतीजे में, क्योंकि फ्लूइड कंटेंट कम हो रहा है, जो कि हमने पढ़ा था कि आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और जो फ्लूइड कंटेंट है उसका रेशियो 51 और 49% का है, तो अगर तो उसमें आगे पीछे होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो सेल्यूलर कंटेंट है, चाहे वो अपने नॉर्मल रेंज में भी हो, क्योंकि फ्लूइड कंटेंट कम हुआ हुआ है तो इस वजह से सेल्यूलर कंपोनेंट ज्यादा नजर आएगा। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ आपको, क्या हमारे जब मैं हाउस जॉब करी थी तो एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज थी और उनके बारे में कहा यह गया था कि शी इज सिवियरली एनीमिक, और जो एक या दो टीचर्स ने कहा कि आप गारंटी के साथ टेस्ट करा लें, इनका हीमोग्लोबिन लेवल 3 और 4% के अराउंड होगा, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। टेस्ट कराया गया, जो पहली जो रिपोर्ट आई उसमें वाकई 4% आया। अच्छा, उसके बाद हमें ये बोला गया कि जी इनका ट्रीटमेंट करना है, सारी चीजें हों। अब 2 दिन के बाद पेशेंट की सर्जरी होनी थी, जो एक टेस्ट हमने दोपहर में कराया उसमें पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो, या जो आरबीसी काउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया। सब बड़े हैरान, मतलब खुश हुए। हैरान होने वाली बात थी, खुश हो गए। खुश हुए तो जब हमारे जो सीनियर सर्जन थे, जब उनसे जब बात हुई, जब उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े खुश हो गए और बड़ा खुश होकर उछल रहे हो, तुम लोगों ने डिहाइड्रेशन का फैक्टर दिमाग में रखा था। उन्होंने पलट के फाइल खुलवाई, फाइल खोल के देखा तो पता चला कि पेशेंट को पिछले 24 घंटे के अंदर जो 3000 ml यानी 3 लीटर का जो फ्लूइड जाना था, जो हर 24 घंटे में ऐसे पेशेंट्स को जा रहा होता है जो कि ओरल पे नहीं होते हैं, तो उनको वो 3000 जो ml का जो फ्लूइड था वो नहीं गया था, और उस 3000 ml फ्लूइड की डेफिशिएंसी के नतीजे में पेशेंट का आरबीसी काउंट और जो है वो आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो नॉर्मल की रेंज में आ गया था। दैट मींस शी वाज सिवियरली डिहाइड्रेटेड, और उसके नतीजे में हुआ जब ऑब्वियसली जब डांट पड़ी, काम किया तो जब 3000 ml इंड्यूस कराया, इन्फ्यूज करा के जब दोबारा से जब पेशेंट का जब सीपी कराया गया, तो वही अगेन वापस से आपके जो आरबीसी काउंट था वो वापस से गिर के जो है वो 4% के ऊपर, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो 4% पे चला गया था।
और आरबीसी काउंट भी नॉर्मल से बिलो रेंज में आ गया था और ऑब्वियसली पीसीवी भी डिक्रीज हुआ। तो दिस इज व्हाट बेसिक फैक्टर इज बिहाइंड पॉलीसाइथीमिया। तो उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर तो डिहाइड्रेशन का फैक्टर है तो पॉलीसाइथीमिया की डायग्नोसिस नहीं बनाई जा सकती। डिहाइड्रेशन इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है जी, तो वो हो गया। एरिथ्रोसाइटोसिस हो रही है, किसी भी किस्म का बोन मैरो के अंदर कैंसर डेवलप हो गया जिसके नतीजे में आरबीसी जो है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा बन रहे हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाएगा। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, उसमें भी पॉलीसाइथीमिया हुआ होगा। पॉलीसाइथीमिया वीरा इज द एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द आरबीसीज, वो अगर होता है उसके अंदर भी हो सकता है। हीमोक्रोमेटोसिस इनहेरिटेड आयरन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, इसके अंदर भी आपको पॉलीसाइथीमिया मिल रहा होता है। तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें आपका पीसीबी जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, कम नहीं आएगा। तमाम चीजें देख के रूल आउट करने के बाद फिर हम उसको फाइनली चेक कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा प्रॉपर है या नहीं। आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ अब मैं। ये जो चैनल है बेसिकली ये लैब फॉर लाइफ प्रोजेक्ट का एक चैनल है, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है इनकी, ये वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जो तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। अभी हमें हाँ, यहाँ पे जो इसकी जो टेस्ट हैं यहाँ से, अच्छा ये ग्रेजुएशन है, इसमें इन्होंने ये दिखाया है आपकी जो विंट्रोप ट्यूब है वो दिखाई हुई है। ठीक है जी, अब इसमें एंटीकोगुलेंट वाइल है, इसके अंदर जो है आपने ब्लड लेना है। ब्लड लेने के बाद जैसे 1.5 सीसी के करीब आप ब्लड ले लेंगे और इसको इस तरह से मूव करेंगे। इसको यहाँ पीछे से देखते हैं जरा। हाँ, ये देखिए ये आपकी वाइल है जो जिसमें एंटीकोगुलेंट पड़ा हुआ है। आपने इसके अंदर ब्लड डाला, ब्लड डालने के बाद इस तरह से इसको मूव किया और उसके बाद फिर आप जो है इसको इस तरह से इस ट्यूब के अंदर फिल करेंगे अप टू द मार्क ऑफ 10 ml। ठीक है जी, 10 ml के माप तक आपने फिल किया। इसके बाद जो बैलेंसिंग की जो मैं बात करी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन में किसी एक साइड पे, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी ट्यूब्स एक साथ रख के सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक ही ट्यूब है जिसको आपने करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है, तो आप सिर्फ एक ही ट्यूब रख के सेंट्रीफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से बैलेंस आउट हो जाएगा और मशीन इतनी जोर जोर से हिलेगी कि आपकी जो ट्यूब है वो टूट जाएगी। तो उसका तरीका क्या होता है कि जहां पे आपने ये रखा है ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है आप एक और ट्यूब रखते हैं ताकि आपकी बैलेंसिंग हो सके। इसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज किया, 30 मिनट्स के बाद आपने स्टॉप कर दिया। ये वही 3000 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से आपने लिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देखें, आप कॉलम सेटल डाउन हो गया है, आरबीसीज नीचे, पैक्सेल वॉल्यूम सेटल डाउन हो गया है। इधर पे थोड़ा सा आपको बफी कोट दिखाई दे रही है बीच में और ये ऊपर प्लाज्मा है सारा। ठीक है जी, अब आप इसको जो है इस रेशो को कैलकुलेट कर लें, जो जिस जगह तक ये आ रहा है इसको कैलकुलेट करके जो है परसेंटेज निकालेंगे 10 से डिवाइड करके उसको। से फॉर एग्जांपल ये 4.6 के ऊपर आ रहा है तो 4.6 या नहीं 4.4 है ये, क्योंकि 4.5 की तो ये लाइन है, तो 4.4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको इसकी 44% आपकी जो है वो निकल के आ जाएगी। अगर तो फीमेल ब्लड है तो 44% नॉर्मल है, मेल ब्लड में भी नॉर्मल है। आई गेस 40 to 50% का नॉर्मल रेंज था जो हमने डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो नॉर्मल रेंज डिस्कस की थी, हाँ 40 to 50% मेल्स के अंदर है और 37 to 47, तो अगर 46% आ रहा है हेमाटोक्रिट जैसे कि अभी वीडियो में हमने देखा, अगर तो 46% आ रहा है तो दिस इज नॉर्मल। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम इसको चेक करते हैं। पैक्सेल वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली वो जो अगला जो एक्सपेरिमेंट है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है और जो सिग्निफिकेंस है वो पता चल जाएगी। होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज जो प्रॉब्लम करी हो वो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।